अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे मेरे बेटे। पेज नंबर 3 और 4 पे आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे कुरान एंड फिजिक्स से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या क्या इरशाद फरमाया और फिजिक्स का इसके साथ क्या लेना देना है, क्या कंसर्न है। मैंने कुरान पाक की आयत का इंग्लिश और उर्दू दोनों में तर्जुमा लिखा हुआ है। पेज नंबर 4 पे जैसे ही आप जाएंगे आपको 3 आयत का तर्जुमा इंग्लिश और उर्दू दोनों में इसकी जो ट्रांसलेशन है वो मिल जाएगी। आपने इन तीनों में से कोई एक याद करनी होगी। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के सामने। जैसे कि पहली आयत का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है उसकी पहले बात करेंगे। अब मेरे बेटे एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं इस टॉपिक में कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें कहां कहां हुक्म दिया और आज की जो साइंस है वो कैसे इन चीजों को बता रही है कि इतने सौ साल पहले भी कुरान पाक में इस चीज के बारे में हवाला दिया गया था। जैसे कि सबसे पहली आयत, द सन इज नॉट टू ओवरटेक द मून नॉट इज द नाइट टू आउटस्पेस द डे ईच फ्लोट्स इन एन ऑर्बिट। ना ही तो सूरज से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में रहते हैं। सुबह अपने टाइम पे होती है, सूरज अपने टाइम पे निकलता है। सूरज चांद की जगह नहीं ले सकता, चांद सूरज की जगह नहीं ले सकता। दिन और रात अपने अपने टाइम पे होते हैं। हर कोई चीज अपने अपने ऑर्बिट में अपने अपने पाथ में मूव कर रही है। तो ये सारी चीजें हम फिजिक्स में ही भी स्टडी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका इशारा दिया हुआ है जो आज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जी अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, और जितने प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के गिर्द। अब मेरे बच्चे, ये हजारों साल या 1400 साल पहले की बात कह सकते हैं कि आपके पास ये चीज कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दी जो आज इंसान फिजिक्स में भी पढ़ता आ रहा है। इसलिए आज के टॉपिक पे हम फिजिक्स और कुरान का आपस में ताल्लुक क्या है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों दोनों से मुखातिब होकर कहा कि अगर तुम आसमान और जमीन के किनारों से, जमीन से नीचे बहुत दूर जाना चाहते हो, इस जमीन को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे, या एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आपने ब्लैक होल का नाम भी सुना होगा। ये भाई कहा जाता है कि वो एक रास्ता है जिसे एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाया जा सकता है। खैर, आपको करना क्या होगा? A company of jinn and men, if you want, if you can and want to cross the limits of sky and earth, then cross. You will not cross except by the authority from Allah. इंसानों और जिन्नों के ग्रोह, मतलब हमें और जिन्नों को, दोनों मखलूक को मुखातिब होकर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कुदरत हो, तुम्हें इतनी ताकत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है, तुम इतनी ताकत रखते हो कि आसमान और जमीन से पार जा सकते हो, तो जाओ। और जोर के सिवा तुम निकल सकते नहीं। इट मींस कि आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर इतनी फोर्स पड़ता है, इतनी फोर्स आपके पास है कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके किसी दूसरी जगह पे जा सकते हो, इस फोर्स के खिलाफ काम कर सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बता दी है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम आसमान से भी दूसरी तरफ जा सकते हो अगर तुम उस कशिश शकल पर, उस ग्रेविटी की फोर्स पर ओवरकम कर लेते हो। तो इन दोनों आयात में हम जो पढ़ रहे हैं, यही चीजें तो मेरा बेटा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, ग्रेविटी क्या होती है, और उसके बाद ऑर्बिट्स क्या होते हैं, रिवॉल्वमेंट कितनी होती है, कितने देर के बाद दिन होता है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें, अर्थ स्पिन करती है, अर्थ रोटेट करती है। तो मेरे बेटे ये सारी चीजें हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पाक की आयत ने ये वाज़ेह भी कर दिया कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें ऑलरेडी कुरान पाक में हमें अशारन बताई हुई है। गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए ही इसमें निशानियां हैं। इसके बाद हम मेरा बेटा बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड के मुस्लिम साइंसदानों ने, इस्लामिक पूरी दुनिया के मुस्लिम जो साइंसदान थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे आप सब? तो मेरे बेटे अगेन
मैं आपको दूसरी जो चीज डिस्कस करना चाह रहा था वो कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंस बाय इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया फिजिक्स के अंदर, फिजिकल साइंस में। तो मेरे बेटे सबसे पहले याकूब किंदी की बात करें जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इनका ताल्लुक इराक से था, बसरा शहर में ये पैदा हुए। इनकी जो फिजिकल साइंस के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी के अंदर किन किन ब्रांचेस में इन्होंने काम किया, सबसे स्पेशली जो इन्होंने काम किया वो ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं मेरा बेटा? स्टडी ऑफ लाइट को, स्टडी ऑफ लाइट, या देखने की जो चीजें देखने में इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में ऑप्टिक्स में स्टडी किया जाता है। स्पेशली इनका जो काम था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर था। इसके अलावा इन्होंने मोनोग्राफी के ऊपर भी काम किया, मेट्रोलॉजी के ऊपर भी काम किया, ग्रेविटी पे भी और टाइड्स पे। मोनोग्राफी होती थी आप किसी एक ही टॉपिक के ऊपर, सेम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हो। इसके अलावा मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट, चीजों को मेजर कैसे किया जाता है। इसे हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? मेट्रोलॉजी में। इसे इसके बारे में भी याकूब किंदी ने कंट्रीब्यूट किया। ग्रेविटी आप जानते हैं, ड्यू टू द ग्रेविटी आप जमीन की तरफ अट्रैक्ट होते हो। टाइड्स होती है मेरा बेटा समंदर के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं ड्यू टू द पुल ऑफ द मून, मून की ग्रेविटी की वजह से वो होती है पैदा। तो उनके बारे में भी याकूब किंदी ने हमें बताया। तो ये याकूब किंदी की कंट्रीब्यूशन थी एक मुस्लिम साइंटिस्ट की दुनिया के लिए फिजिक्स की ब्रांचेस में या फिजिकल साइंस में, मोनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, ग्रेविटी, टाइड्स, ऑप्टिक्स एंड स्पेशली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। उसके बाद इब्न अल हैथम की बात करते हैं, जिसे हम इब्न अल हैशम भी कहते हैं। ये भी इराक से बिलोंग करते थे, बसरा शहर के रहने वाले थे। इन्होंने भी स्पेशली ऑप्टिक्स पे काम किया और इनकी जो सबसे फेमस बुक थी ऑप्टिक्स के ऊपर, उस किताब का नाम किताबुल मनाजिर है। उसके बाद इन्हें इन्वेंटर भी कहा जाता है। पिन होल कैमरा, एक ऐसा लाइट प्रूफ सेंसिटिव बॉक्स जिसमें लेंस के बगैर इमेज बनाया जाता है, उसे हम पिन होल कैमरा का नाम देते हैं। आपने अपनी साइंसेस में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। तो ये दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिकल साइंस में कंट्रीब्यूट किया, स्पेशली इन द ब्रांच, इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। जैसे कि आप ग्लासेस लेने के लिए जाते हो बाजार में भी, तो वहां पे भी बाहर क्या लिखा होता है? हजर ऑप्टिकल सेंटर, अली ऑप्टिकल सेंटर, अहमद ऑप्टिकल सेंटर। सो मेरी जान, नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास आ रहे हैं, अल बेरूनी। ये एक अफगान स्कॉलर थे। इन्होंने स्पेशली 150 बुक्स फिजिक्स के ऊपर लिखी। उसके बाद कॉस्मोलॉजी, ज्योग्राफी, कल्चर और मेडिसिन पे भी बात की। इतना मल्टी टैलेंटेड बंदा था। उसके बाद इन्होंने शेप के ऊपर भी बात की कि अर्थ की शेप क्या है, मून की शेप क्या है, इनके बारे में भी डिस्कशन की। अफगान स्कॉलर थे। 150 बुक्स इनकी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में थी। इसके अलावा कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं मेरा बेटा? इट इज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मतलब आप आसमान के ऊपर चीजों के बारे में जब स्टडी करते हो। जियोग्राफी, जमीन की पैमाइश या जमीन के बारे में, कल्चर, रवायात या ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ना, मेडिसिन, अद्वियात के बारे में स्टडी। तो अगर आप खुद देख लें यहाँ पे जितने भी लोगों का नाम लिया जा रहा है वो सिर्फ किसी एक फील्ड में नहीं बल्कि डिफरेंट फील्ड में उन्होंने इस दुनिया को हेल्प आउट किया, अपना कंट्रीब्यूट किया। और एक अच्छा इंसान वही है जो मरने से पहले कुछ इस तरह के काम कर जाता है जो इंसानियत के लिए फायदे हो। और यही एक अच्छे इंसान की खूबी, चाहे वो मुस्लिम है या चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से या किसी भी मजहब से, किसी भी जात पात से बिलोंग करता हो। कोशिश करें कि अच्छे इंसान बने। सो खुश रहें। आपको वीडियो के एंड पे आपका होमवर्क भी नजर आ जाएगा जो आपने याद करना है। पेज नंबर 3, 4, 5 को आज हमने कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पाकिस्तानी साइंटिस्ट की बात करेंगे और साथ ही फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ आ जाएंगे। सो खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज।